तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम पार्ट 2 वैद्युत चुंबकीय तरंग का। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। मैक्सवेल के समीकरणों के आधार पर यह दर्शाया जा सकता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके गमन की दिशा के भी विस्थापन धाराओं पर दिए गए विवेचन के आधार पर यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। चित्र 8.2 पर विचार कीजिए। संधारित्र में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र प्लेटों के लंबवत है। विस्थापन धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संधारित्र का प्लेटों समांतर वृत्त के अनुदिश है तथा इस स्थिति में बी तथा ई परस्पर लंबवत हैं। ये एक सामान्य लक्षण है। चित्र 8.83 में हमने जेड दिशा में गमन करती हुई एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रारूप उदाहरण प्रदर्शित किया। किसी क्षण टी पर क्षेत्रों के जेड निर्देशांक के फलन के रूप में दर्शाया गया। विद्युत क्षेत्र ई एक्स अक्ष के अनुदिश है और किसी क्षण टी पर जेड के साथ जैवक्रीय रूप से परिवर्तित होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी वाई अक्ष के अनुदिश है और ये भी जेड के साथ जैवक्रीय रूप में परिवर्तित होता है। विद्युत क्षेत्र ई एक्स एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वाई एक दूसरे के लंबवत हैं एवं गमन दिशा जेड के भी लंबवत है। ई एक्स एवं बी वाई को हम निम्नवत लिख सकते हैं। ई एक्स इजल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी वाई इजल टू बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, या के एवं तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा में निम्नलिखित सामान्य संबंध है। के इजल टू टू पाई बाई लैम्डा तथा यहाँ जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति है। के तरंग सदिश के का परिमाण है। के की दिशा तरंग के गमन की दिशा निर्दिष्ट करती है। तरंग की गमन चाल ओमेगा बाई के है। एक ई एक्स एवं बी वाई के लिए समीकरण 8.7 ए वन बी तथा मैक्सवेल के समीकरण उपयोग करके हम निम्न परिणाम पर पहुंच सकते हैं। ये इन्होंने निम्न परिणाम यहाँ पे निकाला। ओमेगा इजल टू सी के, यहाँ सी इजल टू 1/√μ0 ε0 निर्वात में प्रकाश की चाल है। समीकरण ओमेगा इजल टू सी के सभी तरंगों के लिए प्रामाणिक संबंध है और इसमें देखो प्रायः इस संबंध को आवृत्तियों वी इजल टू ओमेगा बाई 2 पाई एवं तरंग दैर्घ्य लैम्डा इजल टू 2 पाई बाई के पदों के रूप में लिखा जाता है। 2 पाई वी इजल टू सी 2 बाई लैम्डा तो हो जाएगा वी लैम्डा इजल टू सी। मैक्सवेल के समीकरण के आधार पर इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित है। बी जीरो इजल टू ई जीरो बाई सी। अब हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अवलक्षणों पर टिप्पणियाँ करते हैं, मतलब कमेंट्स करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आते हैं। वह मुक्त स्थान या निर्वात में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के स्वसंपोषित दोलन है, मतलब सेल्फ जनरेटेड ऑसिलेशंस। वे इस अर्थ में अभी तक हमारे द्वारा अध्ययन की गई अन्य तरंगों से भिन्न है कि इनमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर एक भौतिक माध्यम वास्तव में विद्यमान हो तो उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि प्रकाश जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, कांच में से गमन करता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि आप किसी माध्यम से कुल विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू के पदों में वर्णित किया था। वहाँ राशियाँ बताती हैं कि वाई क्षेत्र की तुलना में कुल क्षेत्र कितना गुना है। मैक्सवेल समीकरणों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के विवरण में एप्सिलॉन 0 एवं म्यू 0 का स्थान ये राशियाँ ले लेती हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता ओमेगा एवं वो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू वाले किसी माध्यम प्रकाश का वेग जो हो जाता है v इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के वैद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन इन दो माध्यमों को प्रकाश के वेग के अनुपात में होता है। मुक्त आकाश अथवा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग एक महत्वपूर्ण मौलिक नियतांक है। विभिन्न तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि यह वेग जो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं है सभी के लिए समान होता है। इसका मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से कुछ मीटर प्रति सेकंड कम या अधिक होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का नियत होना प्रयोगों द्वारा इतनी दृढ़ता से पुष्ट हो चुका है, इसका मान इतनी अधिक यथार्थता से ज्ञात किया जा चुका है कि इसको लंबाई के मानक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का बड़ा प्रौद्योगिकी महत्व है। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा वहन करने की क्षमता से ही प्रस्फुटित होता है। रेडियो एवं टीवी सिग्नलों के रूप में प्रसारण स्टेशनों से यह ऊर्जा अभिग्राहकों तक पहुंचाने कर उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। प्रकाश के रूप में सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती, इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अब बता रहे वैद्युत चुम्बकीय तरंग को मतलब इसमें बिजनेस इंपॉर्टेंस है इसकी। एक स्थान जैसे कि आपके घरों में रेडियो टीवी सिग्नल चलते हैं, किस रूप में है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में तो है, इसलिए इसका बिजनेस इम्पोर्टेंस बहुत है। अब देखते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब है वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जिस समय मैक्सवेल ने वैद्युत चुम्बकीय तरंगों संबंधी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो दृश्य प्रकाश तरंगें ही एकमात्र सुपरिचित वैद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें थीं। पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगों का अस्तित्व अभी मुश्किल से साबित हो पाया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक एक्स किरणें एवं गामा किरणें भी खोज ली गई थी। अब हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी एवं अवरक्त तरंगें, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें। तरंगों के आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। वर्गीकरण मोटे तौर पर इस बात पर आधारित है कि तरंगें किस प्रकार उत्पन्न अथवा संसूचित की जाती हैं, मतलब कैसे पहचाना जाता है, इस आधार पर उत्पन्न है, मतलब कैसे जनरेट हुई हैं, संसूचित मतलब उनके क्या लक्षण, उनके आधार पर ये बता रहे हैं कि ये अवरक्त तरंग है, एक्स किरण है, गामा किरण है, रेडियो तरंग है, ऐसे। अब हम वैद्युत चुम्बकीय तरंग के विभिन्न प्रकारों के उनकी घटती हुई तरंग दैर्ध्यों के क्रम में वर्णन करेंगे। अब यह है वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो इन्होंने चित्र लगा रखा है, गामा किरणें हैं 10 से 23, 10 से 19 से 23 तक गामा किरणें, 10 से लेके 16 से 10 से लेके 18 तक एक्स किरणें, 10 से लेके 10 से 10 घात 10 पे ले से 10 पे घात 17 तक जो है वो परावैंगनी किरणें हैं। अब ये तरंग दैर्ध्य दिखा रहा है जो जिसके समकक्ष इसी साइड में लिखी हुई, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। ये तो अभी हम विभिन्न प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवरोही तरंग दैर्ध्य के क्रम में संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने चीज़ें लिखी हैं उसको अभी ये डायग्राम के रूप में लिख रखा है। अब इसको उसने प्रणाली मतलब कि एक छोरे के रूप में बताने का कार्य कर रहे हैं। रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, तो चलिए शुरू करते हैं इधर। रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों के त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन संचार प्रणालियों में किया जाता है। इनकी आवृत्ति परास समानता 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। एएम आयाम मॉड्यूलित बैंड 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। इससे उच्चतर 54 मेगा हर्ट्ज तक की आवृत्तियाँ लघु तरंग बैंडों के रूप में उपयोग की जाती हैं। टीवी तरंगों के परास 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। एफएम आवृत्ति मॉड्यूलित रेडियो बैंड 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज के बीच फैला होता है। सेलुलर फ़ोनों में अति उच्च आवृत्ति यूएचएफ बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों का आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। जो आपके फ़ोन में जो लगा, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप वहाँ तक जाएगा, तो जो अति उच्च आवृत्ति यूएचएफ बैंड उसकी रेडियो तरंग लगी है, इसलिए ध्वनि संदेश जब फ़ोन लगाते हैं यहाँ से वहाँ तक की बात पता चलती है। इसका वर्णन अध्याय 15 में किया गया है। 15 जो अध्याय है उसमें करेंगे, अभी आखिरी अध्याय है उसमें है। सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें क्या है? सूक्ष्म तरंगें लघु तरंग दैर्ध्यों को रेडियो तरंगें की आवृत्तियाँ गीगा हर्ट्ज के परास में होती है, गीगा हर्ट्ज। और ये ऊपर मेगा था 10 पे घात 6 और गीगा है 10 पे घात 12। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स में जिन्हें क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन अथवा गन डायोड कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती हैं। अपने लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उपयुक्त है। रडार तेज गेंदों जैसे कि टेनिस में सर्व की गेंदों
या वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र चाल गनों यानी स्पीड गनों की कार्य प्रणाली का भी आधार है। माइक्रोवेव ओवन इन तरंगों का एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है। इन ओवनों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि वे जल के अणुओं को अनुनाद आवृत्ति से मेल खा सकें, ताकि तरंगों की ऊर्जा प्रभावी रूप से अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थानांतरित की जा सके। इससे किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है, जिससे वो गर्म लगता है। माइक्रोवेव होता है इसीलिए तो होता है। कागज़ से रखें, कागज़ नहीं जलता, केवल वो जो खाना है वही गर्म होगा, नीचे रखा कागज़ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके जल के अणु हैं उनको रेजोनेंस कर देते हैं, रेजोनेंस करेंगे उस आवृत्ति से मेल खा सके, उसी आवृत्ति से रेजोनेंस करेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो जल जाएगा, कम करेंगे तो गर्म ही नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल करेंगे जिससे गर्म हो। प्रभावी रूप से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा, सीधी बात है, इसलिए गर्म होता है। अवरक्त तरंगें, अब यह अवरक्त तरंग गर्म पिंडों व अणुओं से उत्पन्न होती हैं। बैंड दृश्य स्पेक्ट्रम की निम्न आवृत्तियाँ दीर्घ तरंग दैर्ध्य में सिरे संलग्नित होता है, मतलब सीधी बात है, अटैच्ड है। अवरक्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु अवरक्त तरंगों के तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। कोई अन्य अणु जैसे CO2, NH3 आदि भी अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के पश्चात इनकी तापीय गति बढ़ जाती है, अर्थात वे गर्म हो जाते हैं और अपने परिवेश को गर्म करने लगते हैं। अवरक्त लैंपों का उपयोग कार्य चिकित्सा में किया जाता है। देखो इन्होंने यहाँ पे त्रुटि कर दी है। अवरक्त विकिरण के पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में हरित गृह प्रभाव के द्वारा एक अहम भूमिका है। पृथ्वी पर आने वाला दृश्य प्रकाश जो अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक वायुमंडल से गुजर जाता है, पृथ्वी के पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के अवरक्त तरंगों के रूप में पुनर्विकृत हो जाता है, मतलब पुनर्विकृत पुनः फैल जाता है। ये विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प जैसे हरित गृह प्रभावकारी गैसों द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाता है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, उदाहरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको आप आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर आएगा आखिरी वाला उसमें पढ़ेंगे। अवरक्त तरंगें उत्सर्जित होती हैं, अवरक्त तरंगें उत्सर्जित करती हैं और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं हाई फाई लिख रखा है प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। उसमें हाई-फाई लिख दिया कि वाईफाई होना चाहिए इधर। दृश्य प्रकाश तरंगें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। ये उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं। इसकी आवृत्ति परास लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। यह तरंग दैर्ध्य परास लगभग 700 से लेकर 400 नैनोमीटर अर्थात 10⁻9, मतलब उसका कौन सा भाग, 10 करोड़वां भाग, 400 का 10 करोड़वां भाग। हमारे चारों ओर की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला दृश्य प्रकाश जगत के विषय में सभी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराता है। हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों के इस परास के लिए संवेदनशील है। विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्यों के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील है। उदाहरणार्थ सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। कई कीटों का दृश्य परास पराबैंगनी तरंगों तक पहुंचता है। इसमें लगभग पराबैंगनी तरंगें हैं। अब इसमें लगभग 4 × 10⁻7 मीटर अर्थात 400 नैनोमीटर से 6 × 10⁻10 मीटर अर्थात तरंग दैर्ध्य कितना, 0.6 नैनोमीटर, बहुत ही सूक्ष्म अत्यंत तरंग दैर्ध्य परास की तरंगें सम्मिलित है। पराबैंगनी यूवी विकिरण, पराबैंगनी यूवी विकिरण विशिष्ट लैंपों एवं बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होती है। सूर्य पराबैंगनी प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु सौभाग्य से इसका अधिकांश भाग वायुमंडल की लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। अधिक परिमाण में यूवी प्रकाश में संपर्क आने में मानवों पर हानिकारक प्रभाव होता है। बिल्कुल हो सकता है इसमें, तभी तो पर्यावरण की रक्षा करें।
यूवी विकिरणों के पड़ने से त्वचा से अधिक मेलानिन का उत्पादन होता है, जिससे व्यक्ति काला हो जाता है, जिससे त्वचा ताम्र रंगी हो जाती है, मतलब काली हो जाती है, सीधी बात। यूवी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, अतः कांच लगी खिड़कियों से छन कर आने वाले प्रकाश के कारण धूप, ताम्र तथा सनबर्न नहीं होती है। वेल्डिंग करने वाले लोग वेल्डिंग चिंगारियों से निकलने वाली यूवी किरणों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कांचों की धूप के चश्मे पहनते हैं या कांच की खिड़कियां जैसे युक्त मुखौटे अपने चेहरे पर लगाते हैं। अपनी छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण पराबैंगनीकरण अति परिशुद्ध अनुप्रयोगों जैसे लेसिक, लेजर एसोसिएटेड इन सिटू केराटोमिलोसिस, नेत्र शल्यता में उपयोग होती हैं। नेत्र शल्यता मतलब जो ऑपरेशन होता है उसमें, आई ऑपरेशन होता है उसमें अत्यंत संकीर्ण किरण पुंजों में फोकसित किया जाता है। जल शोधक में पराबैंगनी यूवी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है, जो लेजर से मारते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत फोकसित होती है ना, इसकी वजह से। क्योंकि ओजोन परत एक संरक्षक की भूमिका अदा करती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें जैसे फ्रियोन होता है, इसका जो सूत्र है वो आगे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, 12th क्लास की केमिस्ट्री में ही है, 8 यानी 9 चैप्टर पे है, द्वारा इसका ह्रास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। मैं बोला तो चिंता का विषय बिल्कुल है, डायरेक्ट किरण आ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अब है एक्स किरण। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यूवी भाग के पश्चात एक्स किरण का क्षेत्र है। चिकित्सीय उपयोगिता के कारण हम एक्स किरणों से परिचित हैं। इसका परस तरंगदैर्घ्य 10⁻8 मीटर यानी 10⁻8 मीटर या 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर तो अलग होता है, 10×10⁻9, तो एक ऋण 9 है, उससे कट हो जाएगा तो हाँ बात वही आ जाएगी। से लेकर नीचे 10⁻13 या 10⁻4 नैनोमीटर तक फैला है, फिर बात वही आ जाएगी। एक्स किरणों के उत्पादन की एक सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करना है। चिकित्सा में एक्स किरणों को नैदानिक साधन के रूप में तथा कुछ प्रकार के कैंसर का उपचार के लिए उपयोग में लाते हैं, जो कि एक्स किरणें सजीव ऊतकों जीवों को हानि पहुंचाती हैं या नष्ट कर देती है, इसलिए इनसे अनावश्यक या अधिक उद्वासन एक्सपोजर से बचने की सावधानी बरतनी चाहिए। अब है गामा किरणें। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ऊपरी आवृत्ति क्षेत्र में होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर से भी कम होती है। उच्च आवृत्ति की ये विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होती है। ये रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित होती है। चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी होती है। गामा किरण, हाँ सारणी 8.1 में विभिन्न प्रकार के वैद्युत चुंबकीय तरंगों उनके उत्पादन एवं संसूचन को सार रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसा कि पहले बताया गया है, विभिन्न किरणों के क्षेत्रों में मध्य कोई तीक्ष्ण सीमाएं नहीं है, ये एक दूसरे क्षेत्र में भी व्यापित होते हैं, मतलब ओवरलैप कर देती हैं कभी कभी। अब ये है, इन्होंने तरंग दे दी है, रेडियो तरंग दैर्घ्य प्रकाश 0.1 मीटर से कम, ठीक है। एरियल इलेक्ट्रॉनों का द्रुत त्वरण, तीव्र द्रुत मतलब आप समझते हैं तीव्र गति या मंदन कम करने में। अभिग्राहिक कैरियल संसूचन है, अभिग्राहिक कैरियल ऐसे ही सब है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 किरण दे रखी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।